साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो केंद्रीय बजट 2022-23 का सार पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है, उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यह जो पूरा बजट है, ये बजट आपका 2 पार्ट में है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को भी 2 पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जरूर याद रखिएगा कि 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया और यह उनके द्वारा प्रस्तुत चौथा बजट रहा है। और यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2017 से हर साल प्रत्येक 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है। पहले यह मार्च में प्रस्तुत होता था, अब यह 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो बजट रहा है उसका आंकड़ा कितना है, 39.45 लाख करोड़ रहा है, जो कि पिछले या चालू वित्त वर्ष की तुलना में 4.6% अधिक था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि यह दूसरा पेपरलेस बजट था। 2021 में पहली बार पेपरलेस जारी किया गया था, इस बार दूसरी बार प्रस्तुत किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रीय बजट है या जो बजट होता है, इसके बारे में कुछ चीजें देख लें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट मूल रूप से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है और इसे सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। तो यहां आपको याद रखने की बात है कि कहीं पर भी संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, बजट नहीं कहा गया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। इसके तहत केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट आर्थिक समृद्धि को गति प्रदान करने से संबंधित है। यह अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु एक आधार तथा एक खाका तैयार करने का प्रयास करता है, ब्लूप्रिंट तैयार करने का प्रयास करता है। अमृतकाल क्या है? तो अमृतकाल इंडिया @ 75 से लेकर के इंडिया @ 100 के बीच की 25 वर्षों की अवधि को इंगित करता है। तो ध्यान रखिएगा अमृतकाल किसे कहा गया है। बजट का जो विजन है वो अगले 25 वर्षों में वेस्ट अर्थात माइक्रो आर्थिक स्तर पर समग्र कल्याण पर बल देते हुए समष्टि अर्थात माइक्रो आर्थिक समृद्धि में मदद करना है। अब ये जो अमृतकाल है, इसके 3 मेन लक्ष्य हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना। तीसरा, निजी निवेश को जुटाने का समर्थन करते हुए सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के साथ निजी निवेश के एक लाभप्रद चक्र का सृजन करना है। अभी जो बजट है ये 2 भाग में है। बजट का भाग ए जो है ये बजट का माइक्रो इकोनॉमिक या समष्टि या व्यापक आर्थिक हिस्सा है। इसमें विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है और कई क्षेत्रों को निधि का आवंटन किया जाता है। इस हिस्से में सरकार की प्राथमिकताओं की भी घोषणा की जाती है। बजट का भाग बी जो है यह वित्त विधेयक से संबंधित है। इसमें आयकर संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। अब बजट प्रक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए होता क्या है। ये पहले चरण में क्या होता है, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होती है। फिर सदन कुछ सप्ताहों के लिए स्थगित होता है और स्थायी समितियां अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं। फिर लोकसभा में कुछ मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा और मतदान होता है और शेष मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर एक साथ मतदान किया जाता है। फिर इसको विनियोग और वित्त विधेयक जो होता है इसे पारित कर दिया जाता है। अब भाग ए की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव 4 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से? पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पादन में सुधार एवं निवेश, सनराइज क्षेत्र को अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई के बारे में, चौथा है निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। तो देखिए, पीएम गति शक्ति वस्तुतः आर्थिक समृद्धि एवं सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले 7 कारक या क्षेत्र हैं। कौन से? सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाहों, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और 7वां है लॉजिस्टिक अवसंरचना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बात करें तो यह विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक समन्वय पर लक्षित एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा।
इसके साथ ही क्षमता निर्माण आयोग की बात की गई है। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के तकनीकी सहयोग से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी अवसंरचना से संबंधित एजेंसियों के कौशल को उन्नत किया जाएगा। यह पीएम गति शक्ति अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन, वित्त पोषण, नवोन्मेषी तरीकों सहित और कार्यान्वयन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सड़क परिवहन की बात करें तो एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2500 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के रूप में वित्त पोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। रेलवे की बात करें तो स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2022-23, यहाँ 2002 नहीं 22-23 है, वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। अब ये कवच क्या है? तो कवच एक स्वदेशी तकनीक है जो विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता में वृद्धि से संबंधित है। अगले 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा और अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने हेतु डाक और रेलवे नेटवर्क का एकीकरण किया जाएगा। रोपवे या पर्वतमाला के तहत की बात करें रोपवे की, तो पर्वतमाला ये क्या है? तो पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पारिस्थितिकी रूप से सतत विकल्प के रूप में रोपवे परिवहन को अपनाना है। आगे देखते हैं सार्वजनिक लोक शहरी परिवहन के बारे में बात करें तो देखिए, सार्वजनिक लोक शहरी परिवहन या मास अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएगी। नागरिक संरचनाओं सहित मेट्रो प्रणालियों की डिजाइन में सुधार किया जाएगा। साथ ही उन्हें भारतीय अवस्थाओं एवं जरूरतों के अनुरूप मानकीकृत किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल के माध्यम से 4 स्थानों पर, ध्यान रखिए 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए समझौते किए जाएंगे। वहीं समावेशी विकास की बात करें तो इसमें कई क्षेत्रक हैं और देखते हैं उनके लिए क्या प्रस्ताव है। जैसे सबसे पहले कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें आप देखें कृषि क्षेत्र में जो लचीली वृद्धि है परसेंटेज में 2016-17 में 6.8 थी, फिर 17-18 में 6.6 घटती रही और फिर 2018-19 में घट करके 2.6 पे पहुंच गई अपने मिनिमम पे, और 2019-20 में फिर बढ़ती 4.3 होती है, 2020-21 में फिर घटती 3.6 और 2021-22 में फिर बढ़ करके 3.9 हो गई। तो ये किसी वन डायरेक्शन में नहीं है, पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, इस तरीके से ये चल रही है। अब इसके लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं तो खरीद में बढ़ोतरी के संबंध में गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। दूसरा, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना। शुरुआत में गंगा नदी के साथ साथ 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर किसानों की भूमि पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने हेतु मिश्रित पूंजी युक्त निधि को सुलभ बनाएगा। अब मिश्रित पूंजी में क्या होगा? मिश्रित पूंजी में विभिन्न संगठन अपने उद्देश्यों के अनुसार वित्त पोषण करते हैं। फसलों के मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और अन्य रसायनों को छिड़काव के लिए किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। फसल कटाई के बाद इसके मूल्य व वृद्धि घरेलू उपभोग को बढ़ाने और मोटे अनाज के उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। तिलहन की बात करें तो तिलहन के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत एवं विस्तृत योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। विस्तृत सेवाओं की बात करें तो पीपीपी मॉडल में एक योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल और उच्च तकनीकी सेवाएं प्रदान करना होगा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें निजी कृषि प्रौद्योगिकी अभिकर्ता और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। तो देखिए, इसमें जो मेन फोकस जिस पे है वो है केन बेतवा परियोजना पर। यह 14,000 करोड़ रुपए के बजट वाली परियोजना है। यह योजना 9.08 लाख हेक्टेयर
कृषि भूमि को सिंचाई लाभ प्रदान करेगी। अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में बात की गई, कितनी? 5 अन्य की भी बात की गई। कौन कौन सी? पार तापी नर्मदा लिंक, दमन गंगा पिंजल लिंक, गोदावरी कृष्ण लिंक, कृष्णा पन्नार लिंक और पेन्नार कावेरी लिंक। आगे बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में, एमएसएमई के बारे में। तो देखिए, उद्यम ई श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा अर्थात एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़कर इनकी व्यापकता को बढ़ाया जाएगा। ये अब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और इसके अतिरिक्त बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस सेवाएं प्रदान करने वाले पोर्टल के रूप में कार्य करेंगे। ये लाइव व ऑर्गेनिक डेटाबेस से युक्त होंगे। इसके अतिरिक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का भी प्रावधान है। 130 लाख एमएसएमई को यह आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसे शॉर्ट में ECLGS कहते हैं, के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, इसके तहत गारंटी कवर में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके कुल कवर को 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही अपेक्षित धन लगाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTMSE योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में रैंप कार्यक्रम कहते हैं, आरंभ करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है? MSME से संबंधित है। आगे चलते हैं, कौशल विकास के बारे में बात करें तो इसके लिए क्या प्रस्ताव है? तो इसके लिए प्रस्ताव है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ये शॉर्ट में देश नाम दिया गया है। लाइवलीहुड स्टैक ई पोर्टल या शॉर्ट में से देश स्टैक ई पोर्टल कहा गया है, शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से अपना कौशल विकास कर सकें। ड्रोन शक्ति का भी प्रावधान है। इसमें क्या है? इसकी सुविधा प्रदान करने और ड्रोन एज ए सर्विस के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाएगा। शिक्षा की बात करें तो देखिए, PM ई विद्या के लिए एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। अब इसमें 12 टीवी चैनलों के बजाय 200 चैनल शामिल होंगे। पहले 12 थे, अब कितने हैं? 200 हो गए। अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्ष 2022-23 में वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट तैयार करने में शिक्षण के डिजिटल उपकरणों से सशक्त किया जाएगा। देश भर के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए खुले प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्री, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान व उपयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे। साथ ही यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच भी प्रदान करेगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसमें 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा। इसमें निमहंस नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। समेकित संरचना का भी प्रस्ताव है। इसमें क्या है? महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ प्रदान करने के लिए हाल ही में 3 योजनाओं, कौन सा? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं सर्वसमावेशी कल्याण के बारे में। तो यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे 4 योजनाएं हो गई, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सर्वसमावेशी कल्याण की बात करें तो हर घर नल से जल वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा होगा। और प्रधानमंत्री देवाइन का मतलब क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास को वित्त पोषित किया जाएगा।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसके तहत आकांक्षी शहरों के पिछड़े प्रखंडों का विकास किया जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम यह देश की उत्तरी सीमा पर विकास के लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए गांवों के विकास को लक्षित करता है। डाक कार्यालयों द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 100% डाक कार्यालय मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल होंगे। डिजिटल भुगतान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। उत्पादन में सुधार एवं निवेश, संधारित क्षेत्र को अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। उत्पादन में सुधार एवं निवेश, अर्थात शॉर्ट में इंग्लिश में कहें तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के संबंध में यहां पर देखें तो देखिए, व्यवसाय करने की सुगमता 2.0 और जीवन की सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और एंड ईज ऑफ लिविंग के बारे में। तो इसमें क्या होगा, अगले चरण में व्यवसाय करने की सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और जीवन की सुगमता को विश्वास आधारित अभिशासन के विचार के आधार पर शुरू किया जाएगा। इसमें आईटी विकल्पों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रणालियों के एकीकरण, सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच तथा मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें अनुपालन से जुड़े अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग वाले मापदंडों या मानदंडों को समाप्त कर दिया जाएगा। 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1,486 संघीय कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। हरित मंजूरी की बात करें, ग्रीन क्लियरेंस, तो देखिए, आवेदकों को जानकारी प्रदान करने तथा सभी प्रकार की हरित मंजूरी के लिए परिवेश पोर्टल के दायरे का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों की विदेश यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए 2022-23 में एम्बेडेड चिप और भावी तकनीक वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। शहरी नियोजन की बात करें, अर्बन प्लानिंग की, तो इसमें क्या होगा, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही नगर नियोजन योजनाओं और पारगमन उन्मुख विकास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन, कार्यान्वयन और अभिशासन से जुड़े मुद्दों पर सिफारिश करने, सुझाव देने के लिए प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों तथा संसाधनों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग अदला बदली की नीति को लागू किया जाएगा। ये बैटरी स्वैपिंग जैसे कि आपका पेट्रोल टंकी होती है, जहां आपका पेट्रोल खत्म होता है आप जाकर पेट्रोल भराते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग होगी। इसी प्रकार के स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पे आपके जब बैटरी डिस्चार्ज होगी वहां से आप नई बैटरी ले सकते हैं। भू अभिलेख प्रबंधन, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, भू अभिलेखों के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन के लिए राज्यों को विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत एक समान पंजीकरण प्रक्रिया के विकल्प के रूप में एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर के साथ साथ राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS के अंगीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियों की समापन प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE की स्थापना की जाएगी। अब सरकारी खरीद की बात करें, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की, तो एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सरकारी खरीद के लिए किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता और निर्माण ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु सरकारी खरीद में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में जमानती बॉन्ड के उपयोग को स्वीकार किया जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक क्षेत्र की योजना या क्षेत्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की, तो निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2022-23 की अवधि के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं के संचालन को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की जाएगी। 5G के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने हेतु डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। यह योजना उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अर्थात PLI योजना का भाग होगी। ग्रामीण और दूरसंचार के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम किया जाएगा। इसके लिए बजट में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत वार्षिक संग्रह की 5% राशि आवंटित की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो राज्यों को उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सेज एक्ट को समाप्त कर एक नया कानून लाया जाएगा। तो सेज एक्ट 2005 रहा है ये, ठीक है, 2005 के तहत आता है और 2006 में इसे लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस बजट में आपका जो सेज एक्ट है इसे समाप्त करने का भी प्रावधान लाया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करें तो वर्ष 2022-23 में पूंजीगत रक्षा खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2022
21-22 में 58% था, मतलब इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% निर्धारित किया गया है। व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल एकल निकाय स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के संबंध में। तो देखिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाधान प्रक्रिया के लाभों को बढ़ाना और सीमा पार शोधन अक्षमता समाधान को सुगम बनाना है। सनराइज क्षेत्र के अवसर के बारे में बात करें, सनराइज अपॉर्चुनिटी, तो अलग अलग सनराइज क्षेत्र को अवसर देने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रणाली और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसका पूरा तंत्र, अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था तथा स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स व फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा तथा स्वच्छ गतिशीलता प्रणाली जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई की बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में 5% से लेकर के 7% बायोमास प्लेट्स का सह दहन किया जाएगा। इससे 38 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही कृषि क्षेत्र में पराली दहन को भी रोकने में मदद मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जो उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत आवंटन जो 2022-23 के बजट अनुमान है, इसमें आपका देखिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद के लिए 528 करोड़, बृहद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर के लिए 5,300 करोड़ और फार्मास्यूटिकल के लिए 1,629 करोड़ रुपए का आवंटन है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहां पर ये जो आपका कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में रूपांतरण की बात की जा रही है, इससे 38 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक बचत होगी और इससे किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही कृषि क्षेत्रों में पराली दहन को भी रोकने में मदद मिलेगी। उद्योगों के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विनिमय, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे सहित सक्रिय सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाएगा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं। निवेश के लिए प्रोत्साहन की बात करें, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो देखिए सार्वजनिक पूंजीगत निवेश, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय का दायरा 35.4% बढ़ा करके 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह चालू वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए था, तो 35.4% बढ़ाया गया और इस 7.5 हो गया। वर्ष 2022-23 में यह सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का 2.9% होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय वर्ष 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो GDP का लगभग 4.1% है। प्रभावी पूंजीगत व्यय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड, जिसे गिफ्ट के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना हेतु अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी इस गिफ्ट सिटी में। आगे बात करते हैं, राज्यों को अधिक राजकोषीय विकल्प प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू स्टेट्स। तो इसके तहत बजट अनुमानों में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को राजकोषीय सहायता योजना हेतु परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए था। इसे वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्यों की सहायता हेतु वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही सामान्य ऋण के अतिरिक्त 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्यों को वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। इसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली
योजनाओं सहित अन्य परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु उपाय किए जाएंगे। इसके लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञान या कौशल संबंधी सहायता ली जाएगी। यहां पर थोड़ा सा देखें डायग्राम में, तो देखिए यहां पे पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, ठीक है। तो यदि आप पूंजीगत व्यय को देखें यहां पे, तो 2014-15 से ये पहले बढ़ता है फिर घट रहा है, और इस प्रकार से ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। और वहीं पे आप पूंजीगत व्यय को भी देखें, ये तो हमने पूंजीगत व्यय को देखा, राजस्व व्यय को देखें तो ये भी क्या है, ये पहले ज्यादा था फिर कम हुआ, फिर ज्यादा फिर कम, और फिर ये घट गया। इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हेतु उठाए गए अन्य कदमों की। तो इसमें पहला है उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले वर्ष 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था। इसके चलते स्टार्टअप्स के विकास के लिए एक उचित माहौल का निर्माण हो पाया है। इस निवेश को बढ़ाने के लिए और उपाय किए जा रहे हैं। वहीं हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को आधारभूत अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा सनराइज क्षेत्रों को जैसे कि डीप टेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, औषधीय और कृषि प्रौद्योगिकी आदि के लिए मिश्रित वित्त पोषण अर्थात ब्लेंडेड फंड को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा कि डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को आधारभूत अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्ष 2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। राजकोषीय प्रबंधन की बात करें, फिस्कल मैनेजमेंट की, तो देखिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में प्रस्तावित 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के मुकाबले संशोधित आकलन 37.7 लाख करोड़ रुपए रहा है। और वहीं वर्ष 2021-22 में संशोधित राजकोषीय घाटा रहा है वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6.9% होने का अनुमान है। हालांकि बजट अनुमान में यह घाटा 6.8% तक होने की संभावना व्यक्त की गई थी। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है आपका वो जीडीपी का 6.4% होने का अनुमान है। मतलब पिछली बार 6.8 की गई थी, इस बार 6.4 है। यहां आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। इसमें आपका राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा अर्थात रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटे को चित्रित किया गया है। तो आप यहां पे देखिए, यदि आप राजकोषीय घाटा देख रहे हैं, राजकोषीय घाटा रेड वाला, तो यहां कितना आ रहा है 2022-23 में 6.4 आ रहा है, अनुमान है। और वहीं पर यदि आप राजस्व घाटा देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसको देखिए आप, ये आपका कितना जा रहा है 3.8% 2022-23 के लिए। और वहीं पर प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें, जो एकदम ब्लैक वाला है, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये आपका 2022-23 में कितना रह रहा है, ये रह रहा है 2.8%। और प्राथमिक घाटा येलो वाला, ये कितना जा रहा है 2022-23 में 2.8% रह रहा है, ये 2.6 रह रहा है, ठीक है। जो आपका प्राथमिक घाटा है ये 2.6% है, जबकि प्रभावी राजस्व घाटा 2.8% है। तो इतनी चीजें हमने यहां पे देखी। अब इससे आगे की चीजों को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 का सार देख रहे हैं, और यह जो सार है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। चूंकि ये जो बजट है आपका, ये बजट दो पार्ट में, एक बजट का भाग ए है और बजट का भाग बी है। तो बजट का भाग ए जो था उसको हम लोग एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग बजट का भाग बी जो है उसे देखेंगे। देखिए, बजट का जो भाग ए होता है वो क्या है, तो भाग ए बजट का माइक्रो इकोनॉमिक या समष्टि या व्यापक आर्थिक हिस्सा है। इसमें विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है और कई क्षेत्रों को निधि का आवंटन किया जाता है। इस हिस्से में सरकार की प्राथमिकताओं की भी घोषणा की जाती है। जबकि जो बजट का भाग बी है यह वित्त विधेयक से संबंधित है। इसमें आयकर संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल हैं। तो इन्हीं चीज़ों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के तहत करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग बी को। तो देखिए, बजट का उद्देश्य क्या होता है। बजट का उद्देश्य एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ स्थिर और पूर्वानुमानित बजट प्रणाली की नीति को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त यह कर व्यवस्था को अधिक सरल बनाएगा, करदाता के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।
अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। तो इसके तहत हम लोग कर प्रोत्साहन या राहत, टैक्स इंसेंटिव या रिलीफ की बात करें तो देखिए, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT दर और अधिभार तथा सरचार्ज में कमी की गई है। कितनी कमी की गई है? तो सहकारी समितियों की आय को बढ़ाने के लिए AMT अर्थात अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को 18.5% से कम करके 15% कर दिया गया है, और वहीं अधिभार अर्थात सरचार्ज को 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यह कार्य जो है किन सहकारी समितियों के लिए किया गया है? तो ऐसी सहकारी समितियाँ जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक है। आगे बात करते हैं दिव्यांगजनों को कर राहत की बात। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है के जीवन काल के दौरान बीमा योजनाओं से वार्षिक और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम के अंशदान में समानता लाई गई है। तो देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ा करके 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ही समान कर दिया गया है। जैसा कि ये पहले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू था, अब इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन की बात। तो कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के गठन की अवधि को 1 वर्ष बढ़ा करके 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त रियायती कर प्रणाली के अधीन नवगठित विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन की बात करें तो निर्माण या उत्पादन को शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे 31 मार्च 2023 से बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कर प्राप्तियों की जो प्रवृत्ति दिखाई गई है GDP के परसेंटेज के रूप में, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात करेंगे, सकल कर प्राप्ति, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट के बारे में, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट या सकल कर प्राप्ति की बात करें तो इसको यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये मानचित्र में देखेंगे या जो ग्राफ है इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे 2013-14 में 10.1 था, ठीक है। इसके बाद घटता है 10% होता है, और फिर इस तरीके से आप देखेंगे इसका। तो हम लास्ट में 2021-22 को देखें तो 2021-22 में जो बजट एस्टीमेट रहा है उसमें सकल कर प्राप्तियाँ कितनी रही हैं? 9.9% रही हैं, जबकि 2021-22 का रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना रहा है? 10.8% रहा है। और वहीं पर यदि 2022-23 का बजट एस्टीमेट देखें, 2022-23 का यदि आप बजट एस्टीमेट देखेंगे तो ये 10.7% रहा है, ठीक है। वहीं पे अब यदि बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की या डायरेक्ट टैक्स की, तो ये रेड लाइन से दिखाया गया। देखिए, ये जो है आप इसको फिर से 2021-22 का जो बजट एस्टीमेट रहा है कितना रहा है? 5% रहा है, जबकि 2021-22 का रिवाइज एस्टीमेट कितना रहा? 5.4% रहा है, और 2022-23 का बजट एस्टीमेट कितना रहा? 5.5% रहा है। वहीं पे अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये ग्रे कलर से दिखाया गया है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो 2021-22 का बजट एस्टीमेट कितना रहा? 4.9, और वहीं 2021-22 का रिवाइज एस्टीमेट 5.4 रहा है, और 2022-23 का बजट एस्टीमेट कितना रहा है? 5.2% रहा है GDP का, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में। अब बात करते हैं रुपए या आय के सोर्स के मामले में, मतलब कहाँ से रुपया या आय आ रही है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आप मैं यहाँ पे ग्राफ में देखिए, ऋण और अन्य दायित्व से 35% आता है, निगम कर से 15%, आयकर के रूप में 15% आया है, जबकि सीमा शुल्क के रूप में 5%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 7%, वस्तु और सेवा कर GST के रूप में 16%, गैर कर राजस्व के रूप में 5% और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में 2% आया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक कहाँ से मिल रहा है? सबसे अधिक हमें मिल रहा है ऋण और अन्य दायित्व से 35%, और इसके बाद जो सबसे अधिक है वो है आपका GST से 16%। तो GST के बाद आपका निगम कर है, ये क्रम लगाने का आ जाए तो याद रखिए GST से सबसे अधिक है ऋण और अन्य दायित्व के बाद। तो GST फिर निगम कर और आयकर दोनों का सेम है, और इसके बाद आपका किसका आता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रुपए या अर्जित आय का व्यय किन किन माध्यमों से होता है? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर
कर और शुल्क से राज्यों का हिस्सा जो है 17% जाता है, ब्याज भुगतान के रूप में 20% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के रूप में 10%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, रक्षा सेक्टर में 8%, सब्सिडी और आर्थिक सहायता के रूप में 8% और पेंशन के रूप में 4% और अन्य व्यय के रूप में 9% जो है ये खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इसमें सबसे अधिक किस में खर्च हो रहा है आपका, तो आप देखेंगे ब्याज भुगतान के रूप में सबसे अधिक 20%, इसके बाद दूसरे नंबर पर कर और शुल्क से राज्यों का जो हिस्सा होता है 17% वो आता है, तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं 15% और फिर चौथे नंबर पर वित्त आयोग और अन्य अंतरण है 10%, फिर आपका पाँचवें पोजीशन पर आपके क्या आता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और अन्य व्यय, ये दोनों सेम है 9%। इसके बाद आपका रक्षा और सब्सिडी तथा आर्थिक सहायता ये भी 8% है, ये दोनों सेम है। और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, पेंशन। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के लिए कर प्रोत्साहन के संदर्भ में। तो देखिए, निश्चित शर्तों के आधार पर निम्नलिखित को कर से राहत प्रदान की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए जो कर प्रोत्साहन योजना लाई गई है किसको दी गई है, देखिए अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से अनिवासियों की आय जो होती है, जो NRI हैं, किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किए गए ओवर द काउंटर डेरिवेटिव से होने वाली आय, रॉयल्टी से आय और किसी जहाज को लीज या पट्टे पर देने से प्राप्त होने वाले ब्याज से आय, IFSC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से मिलने वाली आय। अब आगे बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर कराधान हेतु योजना, स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय पर 30% का कर आरोपित किया जाएगा। वहीं इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है। वहीं लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से TDS अर्थात स्रोत पर कर कटौती देय होगा। और वहीं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं अधिभार और उपकर सरचार्ज और सेस की। तो देखिए, अधिभार का युक्तिकरण किया गया है कैसे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर अधिभार लगाया जाएगा अर्थात सरचार्ज लगाया जाएगा। तो व्यक्तिगत कंपनियों और AOP अर्थात एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के बीच अधिभार अंतराल या विषमता को कम करने के लिए अधिभार की सीमा 37% से 37% से कम करके 15% कर दिया गया। यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है किसको माना जाएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने हेतु जो गठित एक संघ होता है वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है। तो किसी भी प्रकार की संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार अर्थात सरचार्ज को अधिकतम सीमा को 37% से घटा करके कम करके 15% कर दिया गया है। इससे स्टार्टअप्स कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, देखिए आय और लाभ पर आरोपित किसी भी अधिभार या उपकर को व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं होगी। मुकदमेबाजी को कम करने की भी का प्रावधान किया गया है। रिड्यूसिंग लिटिगेशन, इसके लिए क्या किया गया है, बार बार दायर की जाने वाली याचिकाओं या अपीलों को कम करने के लिए उचित मुकदमा प्रबंधन किया गया है। यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तो विभाग जो है अपील दायर करने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा उस कानून के संबंध में निर्णय दिए जाने तक टाल देगा। अपडेट रिटर्न की सुविधा की गई है। करदाता गलतियों में सुधार कर 2 वर्षों के भीतर आयकर रिटर्न दायर कर सकते हैं। वहीं कर चोरी की रोकथाम के लिए प्रावधान है। खोज और तलाशी और सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान अघोषित आय या राशि की प्राप्ति पर किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी। वहीं TDS प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना अर्थात रैशनलाइजिंग TDS प्रोविजंस अर्थात TDS अर्थात स्रोत पर कर कटौती, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। ठीक है, TDS से जुड़े लाभ एजेंट्स को मिलेंगे क्योंकि कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के चलते एजेंट्स को प्राप्त आय ही कर योग्य होती है। हित लाभ देने वाले व्यक्ति के लिए कर में राहत या कटौती प्रदान की जाएगी बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल
मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखिए जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। तो कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो सेज की का सीमा शुल्क प्रशासन पूर्ण रूप से आईटी से संचालित होगा। यह कस्टम नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में परिवर्तन की बात। तो देखिए, सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फेसलेस कर दिया गया है। वहीं परियोजनागत आयात और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में, तो राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है, इसलिए नए प्रस्ताव लाए गए हैं। ये प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयात में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, साथ ही 7.5% का औसत प्रशुल्क लगाया जाएगा। उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है, और विशेषीकृत कास्टिंग्स, बाल स्क्रू, लीनियर मोशन गाइड पर कुछ छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है, ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। आगे बात करते हैं सीमा शुल्क में राहत और प्रशुल्क के सरलीकरण की समीक्षा। 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं, जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं प्रशुल्क दर संरचना सरल हो जाएगी तथा विवाद कम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्र विशेष प्रस्ताव के सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की। तो यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ इसके संबंध में प्रस्ताव। इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में बात करें तो पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के विनिर्माण जो देश में ही होते हैं को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। रत्न और आभूषण के बारे में, तो रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे व पॉलिश किए गए हीरो और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है, और इस वर्ष जून 2022 से एक सरलीकृत विनियामकी ढांचे को लागू किया जाएगा। आगे चलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, तो भारत में विनिर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कल पुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। स्टील स्क्रैप के लिए सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया गया है। स्टेनलेस स्टील और स्टील की परत वाले उत्पादों, अलॉय स्टील के घटकों व हाई स्पीड स्टील पर कुछ डंपिंग रोधी एवं काउंटर वेलिंग शुल्क को हटाया जा रहा है। निर्यात की बात करें तो झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक निश्चित इनपुट्स पर शुल्क को कम किया जा रहा है। ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने हेतु शुल्क संबंधी उपाय किए गए। देखिए, गैर मिश्रित ईंधन पर, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम लोग कुछ जो प्रयुक्त शब्दावलियां हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में। ECLGS अर्थात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो देखिए, इस ECLGS आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का उद्देश्य बैंकों, NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और अन्य ऋणदाताओं को उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण के एवज में 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करना है। इससे वे कोविड-19 महामारी से प्रभावित और अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत व्यवसायों या MSME को आपातकालीन ऋण प्रदान कर सकेंगे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास योजना लाई गई है। CGTMSE सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्रक को जमानत या संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ई-विद्या के बारे में। तो इसे छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार की डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तक मल्टी मोड पहुंच को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियाँ, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच शामिल होंगे। वहीं आगे बात करते हैं मिशन शक्ति की। तो मिशन शक्ति
ये इसका पूरा नाम है महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन। इसमें शामिल क्या है, तो इसमें संबल, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन, स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा घर इत्यादि को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो यह समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS, जिसके तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना तथा राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को शामिल करने वाली यह एकल योजना है। आगे बात करते हैं मिशन वात्सल्य की, अर्थात वात्सल्य योजना की। तो इसमें बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो यह सभी के लिए आवास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उसे किफ़ायती बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात करें, अर्थात न्यू पेंशन स्कीम NPS की, तो यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त बचत योजना है। यह ग्राहकों को नियोजित बचत के लिए निश्चित अंशदान करने का अवसर प्रदान करती है। यह पेंशन के रूप में सुरक्षित भविष्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसे पहली बार 1 जनवरी 2004 से सेवाओं में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। बाद में मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2004 से प्रारंभ किया गया था और फिर मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया, भारतीय नागरिकों के लिए। आगे बात करते हैं पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के बारे में। तो विगत वर्ष घोषित, अर्थात 2021 में घोषित इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं उद्यम पंजीकरण की। तो देखिए, जो कुछ प्रमुख पहल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है उद्यम पंजीकरण। तो यह वास्तव में उद्यमियों के लिए एक स्वघोषणा पोर्टल है। इसके तहत उद्यमी अपने उद्यमों को केवल आधार संख्या के माध्यम से ही पंजीकृत कर सकते हैं। इसके साथ ही यह पोर्टल अपने आप ही व्यापार में निवेश से संबंधित पैन और GST से जुड़े विवरण को प्राप्त कर लेता है। ई श्रम की बात करें तो यह आधार के साथ जुड़ा असंगठित, ध्यान रखिएगा, असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। ई श्रम पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS पोर्टल की। तो यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पोर्टल है। यह युवाओं की आकांक्षाओं और संबंधित अवसरों के मध्य संपर्क प्रदान करता है। साथ ही यह नौकरी की तलाश कर रहे लोगों, नौकरी देने वालों, कौशल प्रदान करने वालों, कैरियर संबंधी परामर्श प्रदान करने वालों आदि के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। असीम पोर्टल की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, या इंग्लिश में है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम। तो यह एक पोर्टल है। यह बाजार की मांग के अनुरूप कुशल कार्यबल की आपूर्ति हेतु एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्रवासियों सहित युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसर और नियोक्ताओं को तैयार कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की भी सुविधा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की, NSQF की, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। तो NSQF राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और सक्षमता आधारित एक फ्रेमवर्क है। यह व्यक्तियों को वांछित योग्यता का स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्षमता निर्माण आयोग की बात करें, CBC अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, तो भारत सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 2021 को किया गया था। CBC को भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। तो ध्यान रखिएगा, क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 2021 को। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें तो NIP वस्तुतः वित्त वर्ष 2019 से 2025 में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक परियोजना है। इसका उद्देश्य नागरिकों को विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करना है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष के लिए है, 2019 से 2025। परिवेश की बात करें, ये 6 नहीं, ये 7 वर्ष है, 2019 से 25 देखेंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। परिवेश की बात करें तो परिवेश का पूरा नाम क्या है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन इंटरेक्टिव एंड वर्चुअल एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब एक वेब पोर्टल है। इसके तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरणों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ अर्थात कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित मंजूरी की अपेक्षा वाले प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा और उनकी निगरानी की जा सकती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली की, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। तो देखिए, यह
देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक साझा, सामान्य और आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम एक एप्लीकेशन है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसने प्रारंभ किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को प्रारंभ किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? ये देश के या देश में ऐसे ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका विनियमन देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग आर्थिक विनियमों के माध्यम से किया जाता है। अब आगे बात करते हैं आर्थिक अवधारणाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं को फायरिंग बायोमास की। को फायरिंग बायोमास, तो देखिए, बायोमास को फायरिंग के तहत उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक रूप से बायोमास ईंधन के विकल्प का उपयोग किया जाता है। यह एक कुशल और स्वच्छ तरीके से बायोमास से विद्युत का उत्पादन करने का तरीका है। साथ ही यह विद्युत संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी, तो यह उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल है। इसके तहत मौजूदा वस्तुओं और उत्पादों को जब तक संभव हो साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। इस तरीके से उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं पूंजीगत व्यय की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किए गए धन को पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें सरकार द्वारा भूमि जैसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने पर किया गया खर्च और निवेश भी शामिल होता है, जो भविष्य में लाभ हुआ लाभांश प्रदान करता है। अब बात करते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय की, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो इसमें राज्यों को अनुदान सहायता के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए बनाए गए प्रावधान के साथ केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है। अब बात करते हैं वित्तीय संस्थान और अवधारणाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड। गिफ्ट जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ठीक है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC क्या है? यह घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार के बाहर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। यह सीमा पार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है। हरित बॉन्ड की बात करें, ग्रीन बॉन्ड की, तो हरित बॉन्ड मुख्यतः निर्धारित जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए एक निश्चित आय वाले लिखत होते हैं। मिश्रित निधि, ब्लेंडेड फंड्स की बात करें तो इसे हाइब्रिड निधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें स्टॉक, बॉन्ड और स्वर्ण जैसी कई अलग अलग श्रेणियों की परिसंपत्ति से निवेश भी शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं उद्यम पूंजी की, वेंचर कैपिटल की। तो वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये क्या होता है? यह उद्यम पूंजी जो है यह निजी इक्विटी अर्थात अंशधारिता के रूप में वित्त पोषण का एक प्रकार है। इसे निवेशक द्वारा दीर्घकालिक विकास करने की क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान किया जाता है। उद्यम पूंजी या वेंचर कैपिटल आमतौर पर समृद्ध निवेशकों, निवेश बैंकों और किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं आभासी डिजिटल परिसंपत्ति, वर्चुअल डिजिटल असेट, VDA के बारे में। तो VDA अर्थात आभासी डिजिटल परिसंपत्ति कोई भी जानकारी, कोड संख्या या टोकन है यह। तो यहाँ ध्यान रखिए, टोकन में भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है। यह क्रिप्टोग्राफिक साधनों के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह अंतर्निहित मूल्य के प्रतिनिधित्व या वादे के साथ तथा बिना प्रतिफल या प्रतिफल के साथ, तो दोनों रूप हैं, बिना प्रतिफल या प्रतिफल के साथ एक्सचेंज किए गए मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यह किसी वित्तीय लेनदेन या निवेश में इसके इस्तेमाल सहित मूल्य के भंडार या खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह किसी निवेश योजना तक सीमित नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या इनका व्यापार किया जा सकता है। इनका मूल रूप से अर्थ क्रिप्टो करेंसी या DFI, हिंदी में विकेंद्रीकृत वित्त या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं, और नॉन फंजिबल टोकन ये आते हैं आपके आभासी डिजिटल परिसंपत्ति में। आगे बात करते हैं उपकर, कराधान और शुल्क में उपकर, सेस के बारे में। सेस क्या होता है? यह सरकार द्वारा किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए, तो ध्यान रखिएगा सेस और सरचार्ज में यही डिफरेंस होता है।
जो सेस या उपकर होता है इसमें निर्धारित उद्देश्य के लिए लिया जाता है, जबकि सरचार्ज में कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। तो सेस में क्या है, उपकर में यह सरकार द्वारा किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए कर पर जो टैक्स होता है, टैक्स पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है, टैक्स ऑन टैक्स है। यह तब तक लागू रहता है जब तक कि सरकार को निर्धारित उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने हेतु शिक्षा उपकर लगाया जाता है। एंटी डंपिंग क्या होता है, तो यह एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है, ध्यान रखिएगा, संरक्षणवादी प्रशुल्क है। इसे किसी देश की सरकार द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर तब लगाया जाता है जब उस देश को लगता है कि उस वस्तु का मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है। आगे बात करते हैं प्रतिकारी शुल्क या काउंटर वेलिंग ड्यूटी की। तो देखिए यह शुल्क का एक विशेष रूप है, ठीक है। इसे सरकार द्वारा घरेलू उत्पादकों का संरक्षण करने हेतु आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरे बजट 2021-22 को 2022-23 को सार रूप में यहाँ पर 2 वीडियो के तहत देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।